इस वीडियो में मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है हमारे ग्रेट जीनियस साइंटिस्ट। तो यार एक सोचने वाली बात है कि हमारी लाइफ इतनी इजी और कंफर्टेबल किस वजह से है। तो हमारी जो लाइफ इतनी इजी और कंफर्टेबल है वो है हमारी साइंस की मदद से। और इसमें कोई शक नहीं यार, हमारी जो कंफर्ट होता है पूरा पूरा साइंस पर ही डिपेंडेंट है ना। हमारी चीज़ में आज जो इतने कंफर्टेबल और इतनी रिलैक्स लाइफ जीते हैं वो साइंस की मदद से जीते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि साइंस हमारी लाइफ में आई कहाँ से। तो यार साइंटिस्ट ने हमें साइंस के बारे में बताया जिससे हमारी लाइफ इतनी ईजी होती है। तो यार ज़रा सोचो, आज के समय में अपनी लाइफ को हम इतनी ईजीली जी सकते हैं। एंशियंट टाइम के लोग अपने समय में मतलब बिना साइंस के भला कैसे रह सकते हैं। मतलब उस समय तो साइंस थी नहीं, जैसा हम सभी जानते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आज के साइंटिस्ट ने ही हमें साइंस बताई है या एंशियंट टाइम के लोगों के पास साइंस नहीं थी या वो कुछ भी नहीं जानते थे, तो आज मैं इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि यार एंशियंट टाइम में रियली जो साइंटिस्ट एग्जिस्ट करते थे, शायद उन साइंटिस्ट के आगे हमारे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा फीके हैं। क्योंकि हमारे साइंटिस्ट के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी थी, उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऐसा हमारा मानना है कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर आज मैं आपको कुछ जीनियस साइंटिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे शायद आपको ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि यार रियल में आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि पहले के टाइम के लोग हमारे टाइम के साइंटिस्ट से ज़्यादा जीनियस हुआ करते थे। तो आज मैं उन्हीं साइंटिस्ट की बात करने वाला हूँ जो एंशियंट टाइम में एग्जिस्ट करते थे। और रियली यार उनने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और थ्योरीज पे काम करते थे, कुछ मैथमेटिशियंस। मतलब मैं रियली बताऊँ तो शायद आज के साइंटिस्ट भी उनके सामने फीके पड़ जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे और आज हम बात करेंगे उन्हीं ग्रेट जीनियस साइंटिस्ट की जो एंशियंट टाइम में एग्जिस्ट करते थे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की। ठीक है, तो जैसा हम सब जानते हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी है वो चाइना ने इन्वेंट की थी। और 6th सेंचुरी में चाइना इस चीज़ को यहाँ पर लेकर आया था। जो फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी थी वो चाइना ने दी थी। तो यार ये बात कितनी झूठ है और कितनी गलत है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आप जब देखेंगे, मैं एक जीनियस की बात करने वाला हूँ जो एक फिजिशियन थे जिनका नाम था सुश्रुत। अब आप देखेंगे सुश्रुत जो है वो 800 BC में एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, और ये बिहार और इंडिया में जन्मे थे। इनने एक बुक लिखी है, इसका नाम है सुश्रुत समिति। उस बुक में भी आप देख सकते हैं और जब आप इनकी हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये यार एक सर्जरी थे। ठीक है, ये बड़ी बड़ी सर्जरीज कर सकते थे। मतलब आप समझ सकते हैं उस समय में ये प्लास्टिक सर्जरी के एक्सपर्ट हुआ करते थे। और इन्हीं के दौरान ये हमारी टेक्नोलॉजी चाइना गई थी। तो मतलब हम बोल सकते हैं जो फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी ना, वो हमारे सुश्रुत ही थे जो बिहार इंडिया में जन्मे थे। ठीक है, तो यदि आप सोचते हैं पहले के लोग साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे, साइंटिस्ट अभी एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं पहले यार बहुत बड़े बड़े दिग्गज साइंटिस्ट हुआ करते थे जो आज के टाइम में मे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब सेकंड में जिन जीनियस की बात करने वाला हूँ उनका नाम है व्राहम मीरा। अब व्राहम मीरा उज्जैन में जन्मे थे। व्राहम मीरा एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर दोनों ही थे। इनने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बृहत संहिता। अब बृहत संहिता बुक में कुछ ऐसी बात है जो रियली किसी भी जीनियस और साइंटिस्ट को आज के समय में रियली शॉक कर सकती है। क्योंकि इनने उस समय मार्स के बारे में बताया था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मार्स के बारे में सिर्फ बताया नहीं था, उनने मार्स के बारे में क्या बताया वो मैं आपको बताता हूँ। ये वो पहले इंसान थे जिनने बताया था कि वाटर की एग्जिस्टेंस है मार्स पे। मतलब मार्स पे ऑलरेडी वाटर एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि यही नहीं, उनने ये भी बताया कि आयरन भी उसके सरफेस पे प्रेजेंट है। मतलब आयरन और वाटर दोनों की प्रेजेंस ऑन मार्स, उनने दोनों उसी समय, मतलब आप समझ रहे हैं ना, उस समय उन्होंने ये बता दिया था। और आज हमारे नासा दौरान और एस्ट्रोनॉमर्स के कारण हमें बात पता चलती है कि यार मार्स पे रियली वाटर एग्जिस्ट करता है। अब मैं तीसरे जिन जीनियस की बात करने वाला हूँ उनका नाम है बुद्धांत। अब बुद्धांत जो थे ना वो 1000 BC के टाइम में एग्जिस्ट करते थे और ये थे एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन। अब ये कितने बड़े मैथमेटिशियन है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये वो पहले शख्स थे जिनने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। जैसे हम बोलते हैं ना पाई 22/7 और 3.14, इनको सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले यही थे। यहाँ तक कि इनका एक और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आज के समय में हम भूल चुके हैं और हम उसे नहीं जानते हैं, पर हम जानते हैं पर उनके नाम से नहीं जानते हैं। तो हम जिस थ्योरम को बोलते हैं द पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं पाइथागोरस ने दिया था। पर इनसे कई समय पहले यही थ्योरम इन्हीं जीनियस ने दिया था। पर आज हम उन थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ही जानते हैं। और हम ये जानते ही हैं कि इनका इसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है या फिर फुल कंट्रीब्यूशन ही किसका है इसमें। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि एंशियंट टाइम पर मैथमेटिक्स किस लेवल पर थी, है ना। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमर सब किस लेवल पर थी और किस लेवल के साइंटिस्ट एग्जिस्ट करते थे उस समय में। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट जिन जीनियस की बात करने वाले हैं उनका नाम है आचार्य कनद। अब आचार्य कनद जो थे वो गुजरात इंडिया में जन्मे थे। ये एक फिलोसोफर थे और 6 और 4 सेंचुरी के बीच में एग्जिस्ट करते थे। इनका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, पर माना जाता है कि 6 और 4 सेंचुरी के बीच में ही कहीं एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो अपन जब आचार्य कनद के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि आचार्य कनद वो पहले शख्स थे जिनने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इस वर्ल्ड को दिया था। अब हमारा तो ऐसा मानना है कि यार डेल्टन वो थे जिनने एटम की रिसर्च की और जो फादर ऑफ एटम माने जाते हैं, जिनने एटम को एक्सप्लेन किया है। पर यार उनसे भी पहले आचार्य कनद की बुक है जिसमें उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एटम ऐसी एक छोटी चीज़ होती है और उसी से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो मतलब एटम के कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रॉन, ये सब जो इसने दिया था वो हमारे सबसे पहले थे आचार्य कनद। अब यार कभी भी यदि आप सर्च करोगे कि फंक्शन ऑफ हार्ट एक्सप्लेन किसने किया था, मतलब सबसे पहले हार्ट की फंक्शनिंग किसने हमें बताई थी, तो यार नाम आता है विलियम हार्वे, जो 17वीं सेंचुरी में एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इनसे भी पहले हमें वर्किंग ऑफ हार्ट बहुत अच्छी तरह पता थी, मतलब एंशिएंट इंडिया इसे बहुत पहले से जानता था। ठीक है, तो आप देखोगे नादी दयानम जो 700 ईयर्स अगो, मतलब 700 साल पहले जो एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने ऑलरेडी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, मतलब ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग, वर्किंग ब्रीफली उन्होंने डिस्क्राइब पहले ही कर दिया था कि यार हमारा हार्ट वर्क करता कैसे है। तो यार अब कोई भी इंसान यदि आपसे बोले कि हमारा मॉडर्न ज़माने में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो आप ज़रा सोच के देखिए यार, प्लास्टिक सर्जरी, इतनी डीप टफ मैथमेटिक्स, इतनी शानदार फिलोसफीज़ उस समय के लोगों को यार पता कैसे होगी यार। सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो यार सुश्रुत के बारे में जैसे आपको बताया वो सर्जरी करते, तो यार ज़रा ध्यान से सोचो, सर्जरी बिना मशीनरी के पॉसिबल है कैसे, मतलब विदाउट एनी टेक्नोलॉजी वो सर्जरी करते थे। और सोचने वाली बात तो ये भी है कि ऐसा तो नहीं है पहले के समय में हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, क्योंकि ये बात सिर्फ ऐसी नहीं है कि आप सोचोगे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इन ग्रेट जीनियस ने जो बुक्स लिखी हैं उन बुक्स में ये बात पाई गई है। अभी यदि आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि यार बुक्स तो हो सकता कुछ साल पुरानी होगी और कुछ भी नाम लिखा है, तो मैं आपको बता दूँ यार, ये जो एंशिएंट टाइम की चीज़ें होती है ना, ये 14 डेटिंग टेक्नोलॉजी होती है, कार्बन 14 डेटिंग, उससे पता किया जाता है कि ये कितनी पुरानी है और उससे एग्जैक्ट पता चलता है कि इनकी एज क्या होती है। तो रियली ये इतनी पुरानी बुक्स ही हैं और इन बुक्स में ऐसी बात मिलना यार कोई आम बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि रियल में यार हमसे ज़्यादा एडवांस थे हमारे एंशिएंट टाइम के इंडियंस। ठीक है।